आज की हमारी वीडियो डबल एंट्री बुक कीपिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें आप टीएस ग्रेवाल की बुक को देख रहे हैं और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 14 तक की वीडियो, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें हमारी समस्याएं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 14 ये है, जिसकी वीडियो ऑलरेडी पहले ही जा चुकी है, लेकिन अब हम इसी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 15 इस वक्त आपके सामने लेकर आए हुए हैं और इसमें आपसे जो पूछा जाएगा थोड़ा सा अलग पूछा जा रहा है। जैसे कि इन्होंने पूछा फिक्स एसेट्स क्या होती है, करंट एसेट्स क्या होती है, करंट लायबिलिटीज क्या है, वर्किंग कैपिटल क्या है। हालांकि हमारे सामने बैलेंस शीट भी दिया हुआ है और ये इसी में से छांट करके हमें लिखना होगा। तो फिक्स एसेट्स किस एसेट्स को कहते हैं? ऐसी संपत्तियां जिसको हम अधिक दामों में खरीदते हैं, कभी कभी कम दामों में भी खरीद लेते हैं, लेकिन उसका जो बेनिफिट है वो बहुत लंबे समय तक मिलता है। जैसे ज़मीन हो गया, मकान हो गया, बिल्डिंग हो गई, प्लांट हो गए, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, अलमारी हो गया। ऐसी चीज़ें जिनको हम खरीदते तो हैं, लेकिन उसका जो प्रयोग है वो काफ़ी लंबे समय तक होता है। यानी ऐसी वस्तुएं जिनको हम आज खरीदते हैं, लेकिन उसका प्रयोग हम काफ़ी लंबे समय तक करते हैं। तो इस प्रकार की जो संपत्तियां होती हैं उनको फिक्स एसेट्स यानी स्थायी संपत्ति कहते हैं। अगर इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो ऐसी संपत्ति होती है गुडविल, लैंड यानी ज़मीन, प्लांट यानी मशीनरी वगैरह, यंत्र संयंत्र, फर्नीचर। ये ऐसी चारों संपत्तियां हैं जिनको हम एक बार खरीद लें तो इनका हम लाभ जो है यानी फ़ायदा बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए ये चारों हमारी फिक्स एसेट्स हैं। इनको जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे गुडविल, लैंड, प्लांट और फर्नीचर। इनका जो टोटल है वो 80,000 यानी 80,000 रुपये होता है। इन्होंने आगे चल करके क्वेश्चन में बोला है कि भाई करंट एसेट्स भी बताइए। तो करंट एसेट्स क्या है? ऐसी संपत्तियां जिनको हम कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, वो भी 12 महीने के अंदर, तो उन्हीं को हम करंट एसेट्स कहते हैं। तो हमारी बैलेंस शीट में जो संपत्तियां एसेट्स होती हैं उनको हम दो भागों में बांटते हैं, एक तो फिक्स एसेट्स और एक करंट एसेट्स। तो ये जो करंट एसेट्स है, जब फिक्स एसेट्स ये चारों हो गए तो अब ये 3 बचे, ये करंट एसेट्स है। स्टॉक 48,000 और डेटर्स और प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन चारों को ऐड कर लेंगे तो हमारी करंट एसेट्स बन जाएगी। अब ये करंट एसेट्स आप देख रहे हैं, ये रहा स्टॉक इन हैंड, डेटर्स और प्रीपेड एक्सपेंसेस। इन तीनों को जोड़ दिया तो 84,400 आ गया। अब अगला पॉइंट इन्होंने पूछा है करंट लायबिलिटीज़ क्या है। अब करंट लायबिलिटीज़ के लिए अगर आप देखेंगे तो लायबिलिटीज साइड में अगर आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रेड क्रेडिटर्स। अब करंट लायबिलिटी कहते किसको हैं? ऐसी लायबिलिटीज, ऐसे लेन देन जिनका भुगतान हमें 1 साल के अंदर यानी 12 महीने के अंदर करना बहुत ज़रूरी होता है, तो उसको हम करंट लायबिलिटी कहते हैं। जैसे ट्रेड क्रेडिटर्स, जिससे उधार माल खरीदा जाता है, उनको हम हमेशा 1 साल के अंदर यानी 12 महीने के अंदर पेमेंट कर देते हैं। एक्सपेंसेज एक्रूड खर्चे हैं जिनको 12 महीने के अंदर चुकाना होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक वाले हैं, ये भी ओवरड्राफ्ट ज़्यादा समय के लिए नहीं देते हैं, 1 साल से कम समय के लिए देते हैं। ये इंटरेस्ट ऑन लोन है, बकाया है, ये भी 1 साल के अंदर हमें चुकाना होता है। ये ज़्यादा समय नहीं होता, नहीं तो ब्याज पे ब्याज लग जाता है। तो ये हमारी करंट एसेट्स हैं चारों, 1, 2, 3 और ये 4, इंटरेस्ट ऑन लोन। इन चारों को हम यहाँ पर जोड़ लेंगे तो हमारी करंट लायबिलिटीज बन जाएगी। यानी कि ट्रेड क्रेडिटर्स, एक्सपेंसेज एक्रूड, बैंक ओवरड्राफ्ट और इंटरेस्ट ऑन लोन, इनका टोटल आया 51,000। इस प्रकार से हमारी करंट लायबिलिटीज 51,000 की हो गई। इन्होंने लास्ट में चौथा पॉइंट बोला वर्किंग कैपिटल बताइए। तो वर्किंग कैपिटल का फार्मूला होता है, उसको देखेंगे तो वर्किंग कैपिटल का फार्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। इसका मतलब है करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी को घटाएंगे। तो अभी अभी हमने करंट एसेट्स निकाला है। करंट एसेट्स हमारे पास ये है करंट एसेट्स यहाँ पर, और ये है करंट लायबिलिटी।
इसको माइनस कर देते हैं। 84,400 माइनस 51,000, 33,400 हमारा करंट वर्किंग कैपिटल आ चुका है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल समाप्त हो चुका है। अब यहाँ मौजूद है क्वेश्चन नंबर 16। जी हाँ, यहाँ पर आप देख रहे हैं टीएस ग्रेवाल की बुक का क्लास 11 के विद्यार्थियों के लिए सीबीएसई बोर्ड, और इसमें अगर आप देखेंगे विदाउट एडजस्टमेंट वाला पोर्शन है, यानी जो हमारा पार्ट है चैप्टर का वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप है। इसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, इन 3 चीज़ों को यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ जगत एज एट 31 मार्च 2023 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेज। यहाँ पर जो हमारी इन्फॉर्मेशन है इसके मुताबिक हमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा गया है। इसमें जिस बच्चे की बुक है उसने यहाँ पर सबका निशान भी लगा रखा है। इसको समझने वाले समझ सकते हैं, ना समझने वाले नहीं समझ पाएंगे। फ़िलहाल इसको हम पहले काट दें, नहीं तो इस कन्फ्यूजन हो जाएगी। ये क्या चीज़ है, कहाँ से आई, चलो दूसरी बुक लेते हैं, और दूसरी बुक तो है ही नहीं। चलो इसी से बनाते हैं। पहले इसके निशान को हटा दें, नहीं तो ये बुक सड़ाने वाली किताबें जो होती है बच्चों की आदतों में शामिल हो जाती हैं तो बहुत बेकार होता है। इससे बच्चे कुछ समझते नहीं, ये नकल मारने जैसा हिसाब हो जाता है। सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेज और कैरिज इनवार्ड, ये 2-3 चीज़ें तो ऐसी हैं जो कॉमन है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे, इन्होंने कहा है कि 2023 31 मार्च इसकी डेट है, इसी तारीख को बनाना है। आपकी बुक में जो डेट हो आप वही डेट डालेंगे। सबसे पहले फॉर्मेट तैयार करेंगे ऐसे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000। आपकी बुक में 23 हो, 24 हो, 25 हो, जो भी डला हो वही डाल देना। पार्टिकुलर्स रुपीज़ इस प्रकार से कॉलम है। और यहाँ पर अगर आप चाहें तो डेबिट और यहाँ पर क्रेडिट ज़रूर लिख दें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डेबिट क्रेडिट का भी कन्फ्यूजन हो जाता है। उनके समझ में नहीं आता डेबिट कहाँ लिखा है, क्रेडिट कहाँ लिखा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टॉक डालेंगे, यानी 1 तारीख का जो स्टॉक होता है उसे ओपनिंग स्टॉक कहते हैं, और क्लोजिंग स्टॉक लास्ट में नीचे दिया होता है, इसे क्लोजिंग स्टॉक के नाम से, या 31 मार्च की डेट डाल देंगे तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक है। तो डेबिट साइड में हम ओपनिंग स्टॉक ये लिखा है हमने 1 लाख रुपए का, जो कि यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद हम तुरंत परचेज लेंगे 5 लाख रुपए का, इसमें से परचेज रिटर्न 5,000 का माइनस कर देंगे, 495,000 आएगा। उसके बाद हम वेजेज लेंगे, जो कि हमने शुरू में ही बताया था 1 लाख का। उसके बाद कैरिज इनवार्ड 5,000 रुपये का लेंगे, वेजेज 1 लाख, कैरिज इनवार्ड 5,000 रुपये। अब इसको लेने के बाद अब आपके सामने डेबिट साइड का आइटम हो गया ख़त्म। क्रेडिट साइड का आइटम सिर्फ सेल होता है, उसमें क्लोजिंग स्टॉक और जोड़ दिया जाता है अलग से। तो जो सेल है उसमें अगर रिटर्न है तो उसे माइनस कर देंगे। तो यहाँ सवाल में देखेंगे तो सेल यहाँ लिखा है 9,20,000 का, और बिल्कुल वहीं नीचे लिखा हुआ है सेल्स रिटर्न 10,000 का, और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे है 2 लाख रुपए का। तो 9,20,000 में से 10,000 रिटर्न घटा देंगे, 9,10,000 टोटल सेल आ गया, और क्लोजिंग स्टॉक है 2 लाख रुपए का। तो अब इनका टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को माइनस करेंगे। क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो 11,10,000 है, यही ज़्यादा है। ज़्यादा कोई हम दोनों तरफ लिख देते हैं, यहाँ भी लिखेंगे यहाँ भी। और इसका जो टोटल है वो पूरे 7 लाख है। तो 4,10,000 हमारा बचेगा, यानी 11,10,000 में से 7 लाख को माइनस कर देंगे तो 4,10,000 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट CD यानी कैरीड डाउन, यह हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ चुका है। इसके बाद बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD ब्रॉट डाउन करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से संबंधित तमाम खर्चों को लिखेंगे। जो खर्चे ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आते हैं उनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन कौन से खर्चे आएंगे, 1 2 3 4 5 6 सब नहीं आएंगे। यहाँ से सैलरी, जनरल एक्सपेंसेज, रेंट 3 हो गए, और एक कैरिज आउटवर्ड 4 हो गया, एडवर्टाइजिंग 5 हो गया। इन 5 खर्चों को डेबिट साइड में लिखेंगे। सैलरी हो गया, जनरल एक्सपेंसेज हो गया, और रेंट हो गया,
और कैरीज आउट वर्ड हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया, नेट प्रॉफिट। इसके बाद हमें आ जाएगा हमारा आंसर नेट प्रॉफिट का। कैसे आएगा? 4,10,000 यही ज़्यादा है, और ये जो हमारे पांचों आइटम है इनका टोटल 1,70,000 ही है। तो 4,10,000 में से ये 1,70,000 माइनस करेंगे 170,000, 240,000 यानी कि 2,40,000 बच जाएगा। ये हमारा नेट प्रॉफिट होगा। यही ज़्यादा है, इसी को यहाँ और यहाँ दोनों तरफ लिखकर इसे बंद कर देंगे। इसके बाद बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में इस नेट प्रॉफिट को आप ध्यान रखेंगे, इसको हम इसमें जोड़ देते हैं। किस में जोड़ते हैं? कैपिटल में। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मेट रेडी करना होगा। फॉर्मेट आपका इस तरह से होगा, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022-23 जो भी सवाल में दिया हो उसको आप लिखेंगे। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में हम फॉर द ईयर एंडेड लिखते हैं, और इसमें लिखते हैं एज एट 31 मार्च 2000 जो भी हमारा समय होगा, जो बुक में दिया होगा उसको लिखेंगे। बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ लाइबिलिटी साइड से शुरू करेंगे। कैपिटल में नेट प्रॉफिट जोड़ेंगे, तो हमारी जो कैपिटल है वो है 3,60,000। नेट प्रॉफिट हमारा 2,40,000 जो कि यहाँ आया हुआ था, जिसको हमने आपको पहले ही बता दिया था। इसमें हम नेट प्रॉफिट जोड़ेंगे और ड्राइंग को माइनस करेंगे। तो हमारे पास जो ड्राइंग है वो ड्राइंग की रकम यहाँ पर लिखा हुआ है 40,000 रुपये। तो हम 40,000 माइनस करेंगे, 5,60,000 हमारा लाइबिलिटी साइड में जो कैपिटल का अमाउंट है आएगा। उसके बाद क्रेडिटर्स, एक लाइबिलिटी और है इसमें, वैसे बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह भी आते हैं परंतु वो सब नहीं दिया है। तो क्रेडिटर्स 50,000 का लिखेंगे, टोटल 6,10,000 हो गया। उसके बाद एसेट साइड में जाएंगे, तो एसेट्स में हमारी जो संपत्तियां हैं वो मशीनरी है एक। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक 2, डेटर्स लिखा हुआ है 3, और उसके बाद हमारे पास आएगा चौथा आइटम क्लोजिंग स्टॉक। इन्हीं को हम लिखेंगे, मशीनरी, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स और कैश, इन चारों को मिला दिया जाए तो हमारा 6,10,000 रुपये टोटल अमाउंट आ जाता है बैलेंस शीट का टोटल। और इसको हम मैच करेंगे बुक में, तो यहाँ पर आप देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट तीनों ही यहाँ पर मैच हो चुकी हैं। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 16 समाप्त हो गया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 जितनी भी है विदाउट एडजस्टमेंट और विद एडजस्टमेंट सबको कंप्लीट करेंगे।